1982 दिल्ली एशियन गेम्स का फाइनल। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉकी मैच। स्टेडियम फुल है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी है स्टेडियम में। टेंशन इतनी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। और फिर एक साथ पाकिस्तान मैच जीत गया। लेकिन ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक प्लेयर के करियर का एंड भी बन गया। और उस प्लेयर का नाम था मीर रंजन नेगी। मैच के अगले ही दिन उन्हें गद्दार बुला दिया गया, यानी कि एक ट्रेटर। बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी केस के, बिना किसी भी ट्रायल के उनके घर पर लोगों के द्वारा पत्थर फेंके गए। उनकी फैमिली को धमकियां मिली और सबसे बड़ी बात, कोई कोर्ट में नहीं गया, क्योंकि ये केस कागज़ पर नहीं अखबारों की हेडलाइंस पर था। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो एक डेफेमेशन का केस है, जहां पर ट्रायल मीडिया के द्वारा हुआ, जस्टिस मॉब के द्वारा हुआ और कैसे इन दोनों की एंट्रेंस की वजह से एक नेशनल प्लेयर की लाइफ बर्बाद हो गई। मीर रंजन नेगी का जन्म 1958 में हुआ अल्मोड़ा उत्तराखंड में। एक सिंपल सी मिडिल क्लास फैमिली, लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन एक बहुत बड़ा सपना, इंडिया के लिए खेलना, अपनी कंट्री को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना। और 1978 में सिर्फ 20 साल की उम्र में मीर रंजन नेगी ने वो सपना पूरा भी कर लिया। वो बन गए इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर। लेट 70s और अर्ली 90s का दौर था ये वो टाइम था जब हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट था। क्रिकेट अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था हमारे देश में। सो द हॉकी प्लेयर्स वर लाइक द रॉक स्टार्स। और गोलकीपर होना मतलब लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो डिफाइन करता है कि हर गोल वैलिड है या नहीं। हमारे गोलकीपर मीर रंजन नेगी ने 1978 से 1982 तक इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अच्छे मैचेस खेले, नाम कमाया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन 1982 में एक ऐसा मैच होता है जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। 1982 एशियन गेम्स। कंट्री के कैपिटल दिल्ली में हो रहे थे ये गेम्स, इंडिया का अपना होम ग्राउंड। और ये था हॉकी फाइनल का मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी, हॉकी फाइनल्स, दिल्ली में पूरे देश की नज़र थी इस मैच पर। वी कांट इवन इमेजिन द प्रेशर एवरी प्लेयर मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट टाइम। मैच शुरू होता है और मैच के शुरू होते ही पाकिस्तान का एक गोल, दूसरा गोल, तीसरा गोल, देखते ही देखते ये मैच कम और एक नाइटमेयर ज़्यादा होने लगता है इंडिया के लिए। और इस नाइटमेयर के ख़त्म होते ही आते हैं रिजल्ट्स। पाकिस्तान ने इंडिया को 7-1 के स्कोर से हराया, 7-1 इन योर ओन हाउस ऑन योर ओन फील्ड। पूरे देश का दिल टूट गया, क्योंकि ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था। अपने ही घर पे, अपने ही लोगों के सामने इंडिया की इतनी बुरी तरह से हार। इस दर्दनाक हार का गुस्सा और मैच का ब्लेम किसको मिला? हमारे गोलकीपर को, मीर रंजन नेगी को। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान ने गोल मारे सो मारे, क्या हमारा गोलकीपर उन गोल्स को रोक नहीं सकता था? लेकिन आगे जो नेगी जी के साथ हुआ वो इंसानियत से बाहर की बात थी। पब्लिक आउटरेज सिर्फ आउटरेज तक नहीं रुका, अब वो हेट बन चुका था। लोग जब नेगी जी को बाहर देखते थे तो उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे, गालियां देते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग उन्हें ऐसा भी कहते थे कि कैसे वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े गद्दार हैं। टैबलॉइड्स ने तो हदें पार कर दी, क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में बोल्ड शब्दों में लिखा गया कि नेगी को पाकिस्तान ने पैसे दिए थे मैच हारने के लिए। न्यूज़ मीडिया खुले आम ब्राइब के एलिगेशंस लगाते थे, आए दिन मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम और एक काफ़ी सीरियस टैग, ट्रेटर का। ये था एजेंडा उस वक्त की खबरों का। क्या यही दिलासा देते हैं हम अपने उन नेशनल प्लेयर्स और एथलीट्स को जो इतनी मुशक्क़त करके हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? इतने बुरे वक्त के बारे में खुद बताते हुए नेगी जी ये कहते हैं, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता था और जब भी मैं निकलने की कोशिश भी करता था तो लोग सरेआम ताने मारते थे। कुछ लोग तो फिज़िकली थ्रेटनिंग भी हो जाते थे। और सबसे बुरा, उनके कई टीममेट्स, उनके खुद के फेलो प्लेयर्स भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सब उस हार का ब्लेम नेगी जी पर थोपना चाहते थे। लेकिन एक आदमी था जो सारा सच जानता था। फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन ऑफ द टीम जफर इकबाल ने पब्लिकली डिफेंड किया नेगी जी को। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी
सिर्फ गोलकीपर की गलती नहीं थी, पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। डिफेंस वीक था, मिडफील्ड वीक थी। नेगी को स्केपगोट बनाया जा रहा था। उन्होंने मीडिया को बोला, एटमॉस्फेयर कितना विशियस है, कितना क्रूअल है नेगी जी के साथ, जो कुछ भी हो रहा है वो अनफेयर है। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, डैमेज हो चुका था। नेगी जी का करियर ख़त्म हो चुका था, उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से शैटर हो चुका था। और इसीलिए 1982 के बाद नेगी जी ने इंटरनेशनल हॉकी छोड़ दी, रिटायरमेंट ले ली, और यहाँ पर ये केस ख़त्म होता है। ऐसा होता अगर मीर रंजन नेगी एक क्विटर होते, बट व्हेन यू आर अ प्लेयर फॉर द कंट्री, बीइंग अ क्विटर इज जस्ट नॉट एन ऑप्शन। और यहाँ से शुरू होता है एक हिस्टोरिक कमबैक। जस्ट इमेजिन, आपने अपना सब कुछ खो दिया है, रेपुटेशन, करियर, रिस्पेक्ट, डिग्निटी। आपके अपने ही देश के लोग आपको गद्दार बुलाते हैं, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग क्विट कर देते, डिप्रेशन में चले जाते, लाइफ से हार जाते। लेकिन नेगी जी को कुछ और सूझा। उन्होंने सोचा अगर खुद को वो एज अ प्लेयर प्रूव नहीं कर सकते तो वो खुद को एज अ कोच प्रूव करेंगे। जब नेगी जी को इंडियन हॉकी फेडरेशन ने सिर्फ एलिगेशंस की वजह से ड्रॉप कर दिया, तब वो हॉकी की कोचिंग देने लगे। लेट 80s और 90s में वो कम्प्लीटली ऑफ द रेडार थे। ना कोई मीडिया कवरेज, ना कोई जस्टिफिकेशन, बस एक नेशनल प्लेयर और उनका लव और लॉयल्टी फॉर हिज स्पोर्ट, फॉर हॉकी। दुनिया से इतनी ज़्यादा जिल्लत पाने के बाद भी जब सबने उन्हें छोड़ दिया एंड नो वन हैड हिज बैक, तब भी उन्होंने हॉकी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते वक्त गुजरा, मीडिया ने नई नई बातों का बतंगड़ बनाना शुरू किया और सभी लोग इस बारे में भूल चुके थे। फिर आया 2002 का टाइम, फिर आया कॉमनवेल्थ गेम्स का टाइम। अब यहाँ पे एक बात समझनी ज़रूरी है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का ट्रैक रिकॉर्ड प्रैक्टिकली ज़ीरो था। कभी कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं जीती थी, कभी कोई गोल्ड नहीं आया कॉमनवेल्थ गेम्स में, और अब वो डायरेक्टली फाइनल्स में खेल रही थी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के अपने ही घर पे मैनचेस्टर में। ये इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का पहला गोल्ड मेडल था, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। दिस विन वाज अ ह्यूज विक्ट्री, क्योंकि उस ज़माने में वुमेन्स स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जाता था। एंड दिस विन मेड पीपल क्वेश्चन देयर ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम। सब लोग ने तो कहता है हॉकी कुछ नहीं है, लड़की का तो ये पूरा नीचे डाउन है, ये करके तो हम लोग ने साबित करके दिखाया। फिर आता है 1998 का एशियन गेम्स, इंडियन हॉकी मेंस टीम का गोल्ड मेडल, और इन सभी जीत के पीछे थे मीर रंजन नेगी, जिन्हें कभी देश ने गद्दार बुलाया था, अब वो देश को कंटिन्यूअस विनिंग चैंपियंस दे रहे थे। द मीडिया दैट वंस टैग्ड हिम एज अ ट्रेटर was now talking about his medals, and that's how you flip the narrative. लेकिन एक सेकेंड, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, एक डिस्ग्रेस्ड कोच जो रिडेम्पशन ढूंढता है, डज दिस साउंड फेमिलियर टू यू? चक दे इंडिया। 2007 में आई एक फिल्म अंडर द प्रोडक्शन हाउस ऑफ यशराज फिल्म्स फीचरिंग शाहरुख खान, चक दे इंडिया वाज मेड कीपिंग दिस केस इन माइंड। नेगी जी ने खुद शाहरुख खान को ट्रेन किया था इस फिल्म के लिए। जो फ्रीक्वेंट हॉकी सीक्वेंस हमने देखे इस फिल्म में, वो सारे सीक्वेंसेस किसी और ने नहीं बल्कि नेगी जी ने ही कोरियोग्राफ किए थे। दिस फिल्म वाज अ ब्लॉकबस्टर विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 8.1 ऑन 10। फिल्म के इतने बड़े हिट हो जाने के बावजूद नेगी जी कभी भी इस बात का क्रेडिट नहीं लेते थे। वो बहुत हम्बल होकर ये कहते थे, फिल्म मेरी डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय मी, नॉट एग्जैक्टली माई स्टोरी। लेकिन हम सब जानते हैं वो स्पिरिट, वो रेजिलियंस, वो कमबैक मीर रंजन नेगी का ही था। दिस वॉज अ सोशल स्केपगोट केस, जहां वी कैन क्लियरली सी कि लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई मुजरिम हो या ना हो, सोसाइटी उसे पहले ही मुजरिम डिक्लेयर कर देती है। ये पैटर्न आज भी रिपीट होता है। सोशल मीडिया ट्रायल्स, कैंसिल कल्चर, नो ड्यू प्रोसेस, इंस्टेंट जजमेंट्स। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 1982 में महीनों लगते थे और आज सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे। जब तक थिंग्स एंड पीपल चेंज, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सेन।